प्रतीक का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। अंधेरे में ही उठकर वह चाय बनाता, फिर अपनी पुरानी बाइक पर सब्जी मंडी के लिए निकल जाता। मंडी में सब्जी के ठेले पर काम करना उसका पुश्तैनी धंधा था। उसके पिता ने यही काम किया था और उसके दादा ने भी। प्रतीक को इस काम से नफरत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी जो हड्डियों में बस गई थी। 30 साल की उम्र में ही उसकी पीठ में दर्द रहने लगा था। हाथों की उंगलियां सर्दियों में सूज जाती थीं। शाम को 6 बजे वह घर लौटता। घर मतलब एक किराए का कमरा जिसमें वह और उसकी पत्नी अंजलि रहते थे। अंजलि से उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के बाद के पहले 3 साल सामान्य थे, फिर धीरे धीरे बिना किसी बड़े झगड़े के एक खामोशी ने उनके बीच की जगह भर ली। बातें कम हो गईं। एक दूसरे के सामने बैठकर भी वे अकेले होते थे। अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उसकी तनख्वाह प्रतीक से थोड़ी ही कम थी, लेकिन उसकी दुनिया अलग थी। स्कूल की स्टाफ रूम की बातें, नए कपड़ों की चर्चा, किसी सहकर्मी की विदेश यात्रा के किस्से। वह जब इन बातों को प्रतीक से शेयर करती तो प्रतीक की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी होती, एक हल्की सी हाँ या अच्छा। उसकी आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वह थका हुआ होता था। एक शाम अंजलि ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम ने नए फ्लैट में हाउस वार्मिंग पार्टी दी है। बहुत अच्छा फ्लैट है, 3 बेडरूम का। प्रतीक ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा, अच्छा, हम भी कब ऐसा फ्लैट लेंगे? अंजलि की आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक सुनाई देने वाली सांस थी। जब किस्मत में होगा, प्रतीक ने कहा और अखबार का पन्ना पलट दिया। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। वह छत की ओर देखती रही। उसके मन में एक तस्वीर थी। वह 3 बेडरूम का फ्लैट, नीले रंग की दीवारें, बालकनी में लगे गमले। फिर उसकी नजर अपने कमरे के फटे हुए पर्दों पर गई। दीवार पर दरारें थीं। बारिश के दिनों में पानी टपकता था। 7 साल से वह इसी एक कमरे में रह रही थी। उसे प्रतीक से प्यार था, लेकिन प्यार अब एक भारी पत्थर की तरह लगने लगा था जो उसे नीचे की ओर खींच रहा था। अगले दिन स्कूल में अंजलि की सहकर्मी और करीबी दोस्त मीता ने उसे चाय पीते हुए पूछा, तुम आजकल बहुत चुप रहती हो, सब ठीक तो है? अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा थकान है। मीता ने उसकी आंखों में झांका। तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूं। प्रतीक के साथ सब ठीक है? हाँ, वह तो ठीक है। फिर? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। मीता, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। एक ही दिन, एक ही कमरा, एक ही रास्ता, कुछ बदलता नहीं। मीता ने उसका हाथ थामा। तुम्हें बच्चा हो जाना चाहिए, शायद तुम्हारा ध्यान बट जाए। प्रतीक कहता है, अभी हालात ठीक नहीं हैं, एक कमरे में बच्चा कैसे पालेंगे? मीता चुप हो गई। उसे पता था कि अंजलि की समस्या का कोई आसान हल नहीं था। उसी शाम घर लौटते समय अंजलि ने एक पोस्टर देखा। एक इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन था। उसमें लिखा था, अपनों का ख्याल, आपकी जिम्मेदारी, भविष्य सुरक्षित करें। पोस्टर में एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी। अंजलि कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर वह आगे बढ़ गई। रात के खाने पर अंजलि ने प्रतीक से पूछा, तुमने कभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचा है? प्रतीक ने हैरानी से देखा। क्यों? मैं तो स्वस्थ हूं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि प्रीमियम भरें। पता नहीं, अचानक ख्याल आया, अंजलि ने कहा और खाना परोसने लगी। लेकिन वह ख्याल अब उसके दिमाग में घर कर गया था। रात में जब प्रतीक गहरी नींद में सो रहा था, अंजलि ने मोबाइल पर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। नॉमिनी, क्लेम, प्रीमियम, सम एश्योर्ड शब्द उसके लिए नए थे। उसने एक कैलकुलेटर खोला। अगर प्रतीक का 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो और वह उसकी नॉमिनी बने, उसने कैलकुलेटर बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अंजलि ने कंप्यूटर पर इंश्योरेंस क्लेम की कुछ वास्तविक कहानियां पढ़ी। एक विधवा को 3 हफ्ते में क्लेम मिल गया था। उसने एक नया घर खरीदा था। अंजलि ने कंप्यूटर बंद किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शाम को प्रतीक ने कहा, आज मंडी में एक दुर्घटना हुई। रमेश भाई का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वह बच गया, लेकिन पैर में चोट आई है। अंजलि ने पूछा, क्या वह ठीक हो जाएगा? हाँ,
लेकिन 3-4 महीने काम नहीं कर पाएगा। उसकी पत्नी रोती हुई आई थी, कह रही थी कि अब घर कैसे चलेगा। अंजलि चुप रही। उस रात उसने फिर से नहीं सोया। वह सोचती रही, अगर प्रतीक का कुछ हो जाए तो वह क्या करेगी। उसके पास नौकरी है, लेकिन अकेले किराया, बिल, खर्चे कैसे चलाएगी। उसकी उम्र अभी 23 साल थी। वह पूरी जिंदगी इसी एक कमरे में नहीं रह सकती थी। 1 महीना बीत गया। अंजलि और प्रतीक के बीच वही रोजमर्रा की जिंदगी चलती रही, लेकिन अंजलि के अंदर कुछ बदल रहा था। वह प्रतीक को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगी थी। उसकी आदतें, उसके रोज के रूटीन, उसके दोस्त, उसके मंडी जाने का रास्ता, वह एक तरह से उसका अध्ययन कर रही थी। एक रविवार की सुबह प्रतीक ने कहा, आज मैं मंदिर जा रहा हूं, तुम चलोगी? अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर दर्द है, तुम जाओ। प्रतीक चला गया। अंजलि खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद से कह रही थी, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, यह पाप है। लेकिन जब प्रतीक लौटा तो वह उसके सामने फिर से वही अंजलि थी, शांत, सेवाभावी पत्नी। उसने प्रतीक के लिए चाय बनाई। प्रतीक ने कहा, मंदिर में मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाए। अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसका गला भर आया था। वह प्रतीक से प्यार करती थी, नरमी से, गहराई से। लेकिन अब यह प्यार एक अजीब दर्द बन गया था। एक ऐसा दर्द जिसका इलाज वह जानती थी, लेकिन जिसे करने का साहस उसमें नहीं था, या शायद अब भी नहीं था। मानसून आ गया था। शहर की सड़कें कीचड़ और पानी से भरी हुई थीं। प्रतीक के लिए मंडी जाना और मुश्किल हो गया था। बारिश में सब्जियां खराब हो जाती थीं और बिक्री कम होती थी। एक शाम वह भीगा हुआ घर लौटा। उसने अंजलि से कहा, इस महीने कमाई बहुत कम रहेगी, किराया देने में दिक्कत होगी। अंजलि ने चुपचाप उसके गीले कपड़े ले लिए। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर प्रतीक का बीमा होता और कुछ हो जाता तो किराए की चिंता नहीं होती। वह तुरंत इस विचार से डर गई। उसने खुद को समझाया, वह सिर्फ प्रतीक की भलाई चाहती है, बीमा होना जरूरी है। यह सोचना गलत नहीं है। अगले दिन स्कूल में मीता ने अंजलि को एक न्यूज आर्टिकल दिखाया। देखो, यह लेख पढ़ो। एक आदमी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी पत्नी को इंश्योरेंस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए दिए। अब वह आराम से रह रही है। अंजलि ने आर्टिकल पढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। मीता ने कहा, हम सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए, कभी कुछ हो जाए तो परिवार संभल जाए। हां, अंजलि ने मशीनी स्वर में कहा। उस शाम अंजलि ने प्रतीक से फिर बात की। सुनो, मीता ने बताया कि उसके पति ने एक सस्ता सा टर्म इंश्योरेंस लिया है। महीने में सिर्फ 500 रुपए प्रीमियम है। प्रतीक ने थकी हुई आवाज में कहा, अंजलि, हम महीने में 500 रुपए कहां से बचाइए? तुम जानती हो हमारा हिसाब किताब। मैं अपनी सैलरी से दे दूंगी, अंजलि ने जल्दी से कहा। प्रतीक ने उसे हैरानी से देखा। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं डरती हूं। अंजलि की आवाज में सच्चाई थी। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? मेरी नौकरी से सिर्फ मेरा खर्च चलेगा, हम दोनों का नहीं। प्रतीक सोच में पड़ गया। ठीक है, जानकारी ले आओ, देखते हैं। अंजलि को लगा जैसे उसने पहली जीत हासिल कर ली हो। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। उसे पता चला कि टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता होता है और अगर पॉलिसी के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को पूरी रकम मिल जाती है। उसने एक कंपनी चुनी जिसके क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड अच्छा था। एक शनिवार को अंजलि ने एक इंश्योरेंस एजेंट को घर बुलाया। एजेंट ने प्रतीक को फॉर्म भरवाया। मेडिकल टेस्ट के लिए तारीख तय हुई। पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की थी। प्रीमियम महीने का 600 रुपए। एजेंट के जाने के बाद प्रतीक ने कहा, 1 करोड़? इतना ज्यादा? मुझे तो लगा था 10-20 लाख की होगी। अंजलि ने कहा, आजकल इतना ही चलता है और यह तो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। प्रतीक ने सिर हिलाया। वह बहुत थका हुआ था। उसे लगा कि अंजलि शायद सही कह रही है। भविष्य की चिंता सबको होती है। मेडिकल टेस्ट हुआ। प्रतीक पूरी तरह स्वस्थ निकला। पॉलिसी अगले महीने से शुरू हो गई। अंजलि ने पहला प्रीमियम अपनी सैलरी से दिया। उसने पॉलिसी की कॉपी अपने बैग में रख ली। रात में वह अक्सर उसे निकाल कर देखती। नॉमिनी अंजलि शर्मा।
ये शब्द उसे एक अजीब सी शांति देते थे। लेकिन 1 महीने बाद एक नई समस्या आई। प्रतीक की मां, जो गांव में अकेली रहती थी, बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रतीक ने अपनी बचत खर्च कर दी। वह परेशान था। अगर मां को लंबा इलाज चला तो हम क्या करेंगे? अंजलि ने सोचा। अगर प्रतीक का इंश्योरेंस क्लेम हो जाए तो मां का इलाज भी हो सकता है। फिर वह खुद पर गुस्सा हुई। वह कैसी सोच रही थी? वह प्रतीक की मौत की कामना कर रही थी। उस रात अंजलि ने फैसला किया कि वह इस पॉलिसी को कैंसिल करवा देगी। यह सब गलत था, लेकिन सुबह जब उसने प्रतीक को परेशान देखा तो उसका इरादा डगमगा गया। प्रतीक की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह मां की बीमारी और पैसों की चिंता में सो नहीं पा रहा था। अंजलि ने मीता से बात की। मैं बहुत परेशान हूं। मेरी सास बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मीता ने सलाह दी, तुम प्रतीक से कहो कि वह कोई दूसरा काम भी करे। ऐसा ही चलता रहा तो कभी पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन प्रतीक ने जब अंजलि की यह बात सुनी तो वह गुस्सा हो गया। तुम्हें लगता है मैं आलसी हूं? मैं सुबह 5 बजे से काम करता हूं और तुम सुझाव देती हो कि दूसरा काम करूं। मैं और क्या कर सकता हूं? यह पहली बार था जब प्रतीक ने अंजलि पर गुस्सा किया था। अंजलि चुप रही, लेकिन उसके अंदर एक कड़वाहट भर गई। उसे लगा कि प्रतीक उसकी चिंताओं को नहीं समझता। वह सिर्फ अपनी थकान और परेशानी में डूबा हुआ था। धीरे धीरे अंजलि के मन में प्रतीक के प्रति प्यार के साथ साथ एक रोष पनपने लगा। वह उसकी उदासीनता से नफरत करने लगी। उसकी वही रोज की दिनचर्या, वही शिकायतें, वही निराशा। वह चाहती थी कि प्रतीक कुछ बदले, कुछ नया करे। लेकिन प्रतीक बदलने वाला नहीं था। वह वही था जो वह हमेशा से था। अंजलि ने इंटरनेट पर शोध जारी रखा। अब वह सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ रही थी। सड़क दुर्घटनाएं, बिजली का झटका, गिरना, डूबना। उसने पाया कि सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। और अगर दुर्घटना साबित हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जल्दी क्लेम दे देती है। एक दिन प्रतीक ने बताया, मंडी जाने का रास्ता अब और खराब हो गया है। नगर निगम वालों ने सीवर की मरम्मत के लिए सड़क खोद दी है। रात में वहां लाइट भी नहीं है। अंजलि ने ध्यान से सुना। तो तुम सावधानी से जाना। हां, प्रतीक ने कहा। उस रात अंजलि ने उस सड़क के बारे में ऑनलाइन देखा, गूगल मैप्स पर। सड़क पतली थी, एक तरफ गहरी नाली थी। रात में वहां ट्रैफिक कम होता था। उसने स्क्रीनशॉट सेव कर लिया। 1 महीने और बीत गया। प्रतीक की मां की तबीयत सुधर गई, लेकिन खर्चा बहुत हुआ था। प्रतीक ने एक साहूकार से 50,000 रुपए उधार लिए। ब्याज दर ऊंची थी। अब वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगा। अंजलि ने देखा कि प्रतीक अब शराब पीने लगा है, थोड़ी थोड़ी। शाम को 1-2 पैग। वह कहता, थकान दूर हो जाती है। अंजलि ने उसे रोका नहीं। उसने सोचा, शायद यह अच्छा है। अगर वह शराब पीकर बाइक चलाएगा और कोई दुर्घटना हो जाए। उसने खुद को फिर से रोका। नहीं, वह ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन विचार अब उस पर हावी हो रहे थे। वह चर्च के पास से गुजरी तो अंदर जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस विचार से बचाओ। मैं पापिन बनना नहीं चाहती। लेकिन जब वह घर लौटी तो प्रतीक शराब की बोतल लिए बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अंजलि को देखकर कहा, तुम कहां थी? मैं भूखा बैठा हूं। अंजलि ने चुपचाप खाना बनाना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोई नहीं। उसने एक निर्णय लिया। यह जिंदगी और नहीं चल सकती थी। या तो वह खुद को मार ले, या फिर। उसने पूरी रात सोचा। सुबह तक उसके मन में एक योजना स्पष्ट हो गई। वह प्रतीक को नहीं मारेगी। वह सिर्फ एक ऐसी स्थिति पैदा करेगी जिसमें दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो। बाकी भगवान के हाथ में होगा। अगर प्रतीक बच गया तो वह इस पाप के लिए जीवन भर पश्चाताप करेगी। अगर नहीं बचा तो यह भगवान की मर्जी होगी। उसने योजना को पूरी तरह से सोच समझकर बनाया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। वह नरमी से प्यार करती रहेगी ताकि किसी को शक ना हो। और फिर एक दिन वह उसकी मौत को पूरी तरह से परफेक्ट बेच देगी। वह दिन आने वाला था। अक्टूबर का महीना था।
त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका था। प्रतीक की मां ने फोन करके कहा कि वह दिवाली पर उनके पास आएगी। अंजलि ने प्रतीक से कहा, हमें मां के लिए कुछ तोहफे लेने चाहिए और घर में भी कुछ सजावट करनी चाहिए। प्रतीक ने कहा, इस बार पैसे नहीं हैं, अगले साल करेंगे। अंजलि चुप रही। उसके मन में योजना पक्की हो चुकी थी। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह प्रतीक के रोज के रूटीन को नोट करती। कब वह घर से निकलता, कब लौटता, किस रास्ते से जाता, किन लोगों से मिलता। वह यह सब पति की सुरक्षा के लिए के नाम पर कर रही थी, खुद को यही बताती। उसने देखा कि हर रविवार प्रतीक मंदिर जाता है, शाम को 6:30 बजे निकलता है और 8 बजे तक लौट आता है। रास्ते में वह एक पतली सड़क से गुजरता है जहां रात के समय कम रोशनी होती है और ट्रैफिक कम होता है। यह वही सड़क थी जहां नगर निगम ने सीवर की मरम्मत का काम छोड़ रखा था। अंजलि ने एक दिन खुद वह सड़क देखने गई। उसने नोटिस किया कि सड़क के किनारे एक गहरी खाई थी जो सीवर के पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी। उसे ढकने के लिए केवल कुछ पत्थर और लकड़ी के तख्ते रखे गए थे। रात में अगर कोई बाइक वहां से गुजरे और संतुलन बिगड़ जाए तो गिरकर उस खाई में जा सकता है। खाई लगभग 10 फीट गहरी थी। उसने वहां का एक फोटो भी लिया, मानो किसी परेशानी की शिकायत करने के लिए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। दिवाली से 1 हफ्ता पहले अंजलि ने प्रतीक से कहा, मां के आने से पहले हमें घर की सफाई करनी चाहिए। रविवार को हम दोनों मिलकर कर लेंगे। प्रतीक ने कहा, रविवार को तो मैं मंदिर जाता हूं। तुम आज नहीं जा सकते, एक रविवार छोड़ दो। नहीं, मैं नियम से जाता हूं। तुम सफाई शुरू कर दो, मैं लौटकर मदद कर दूंगा। अंजलि ने सिर हिलाया। यही वह दिन था जिसकी उसे तलाश थी। रविवार की शाम। उसने पहले ही देख लिया था कि उस रविवार को मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। शनिवार की रात अंजलि ने प्रतीक की बाइक की चेकिंग करने को कहा। बाइक के ब्रेक ठीक है ना? बारिश के दिनों में सावधानी जरूरी है। प्रतीक ने बाइक चेक की। सब ठीक है, लेकिन अंजलि जानती थी कि बाइक के फ्रंट ब्रेक थोड़े कमजोर हैं। प्रतीक ने कई बार कहा था कि उन्हें ठीक करवाना है, लेकिन पैसे नहीं थे। अंजलि ने कभी उसे याद नहीं दिलाया। रविवार की सुबह अंजलि ने प्रतीक के लिए विशेष रूप से पसंदीदा नाश्ता बनाया। उसने उसे प्यार से खिलाया। प्रतीक हैरान था। आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि तुम हो, अंजलि ने कहा और उसके गाल पर हाथ फेरा। दिन भर अंजलि ने सफाई की, लेकिन उसका दिमाग शाम की योजना में था। उसने प्रतीक की दवाई की एक स्ट्रिप निकाली जो उसे सर्दी जुकाम के लिए दी गई थी। दवाई में एंटीहिस्टामाइन था जो नींद लाता है। उसने 2 गोलियां पानी में घोलकर एक छोटी बोतल में भर ली। शाम को प्रतीक तैयार होकर मंदिर जाने को हुआ। अंजलि ने कहा, 1 गिलास नींबू पानी पी लो, गर्मी है। उसने वही बोतल निकाली जिसमें दवाई घुली थी। प्रतीक ने पूरा गिलास पी लिया। थोड़ा कड़वा लग रहा है, नींबू ज्यादा डाल दिया होगा, अंजलि ने कहा। प्रतीक बाइक पर बैठा। अंजलि ने दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। सावधानी से जाना, जल्दी लौटाना। हाँ, प्रतीक ने कहा और चला गया। अंजलि अंदर आई और घड़ी देखने लगी। दवाई का असर 30 से 40 मिनट में होना था। उसे उम्मीद थी कि प्रतीक मंदिर पहुंचने से पहले ही नींद या चक्कर महसूस करेगा। फिर लौटते समय थका हुआ और दवाई के असर में वह उस खतरनाक सड़क से गुजरेगा। बारिश होने लगी थी, सड़क फिसलन भरी होगी और अगर बाइक का संतुलन बिगड़ा तो। उसने खुद को रोका, वह और नहीं सोचेगी। उसने टीवी चालू किया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 घंटा बीता, प्रतीक का फोन नहीं आया। सामान्यतः वह मंदिर पहुंचकर एक बार फोन कर देता था, आज नहीं किया। 1.5 घंटा बीता। अंजलि ने प्रतीक का फोन किया, कोई जवाब नहीं। उसने 2 बार और किया, फोन स्विच ऑफ था। उसने मंदिर का नंबर ढूंढा और कॉल किया। पुजारी ने बताया कि प्रतीक आज मंदिर नहीं आया। अंजलि का गला सूख गया। वह जानती थी कि कुछ हो गया है। उसने तुरंत प्रतीक के एक दोस्त सुरेश को फोन किया। प्रतीक मंदिर नहीं पहुंचा, कहीं रास्ते में तो नहीं मिला? सुरेश ने कहा, नहीं, मैं अभी आता हूं, हम साथ ढूंढते हैं। अंजलि ने पुलिस को फोन करने का नाटक किया, लेकिन असल में
उसने फोन नहीं किया। वह सुरेश के आने का इंतजार करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह सोच रही थी शायद प्रतीक बच गया हो, शायद वह कहीं और चला गया हो, शायद। सुरेश आया। दोनों बाइक पर उस रास्ते पर निकले जहां से प्रतीक जाता था। बारिश तेज हो रही थी, सड़कें खाली थीं। अचानक सुरेश ने रुककर इशारा किया। सड़क के किनारे उस खाई के पास प्रतीक की बाइक पड़ी थी। बाइक को नुकसान नहीं था, लेकिन वह वहां अकेली पड़ी थी। सुरेश ने खाई में झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। नीचे खाई में प्रतीक पड़ा हुआ था। वह हिल नहीं रहा था। प्रतीक! सुरेश चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। सुरेश ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। अंजलि वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंदर उसका दिल एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक तीखा दर्द उभरा। वह जोर जोर से रोने लगी। एम्बुलेंस आई। प्रतीक को निकाला गया। वह जीवित था, लेकिन बेहोश। उसके सिर से खून बह रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि प्रतीक को गंभीर चोटें आई हैं। सिर की चोट खतरनाक है। वह कोमा में है। अगले 24 घंटे निर्णायक हैं। अंजलि अस्पताल के बाहर बैठी रही। सुरेश और कुछ दोस्त उसके साथ थे। रात भर अंजलि ने प्रतीक के लिए प्रार्थना की, असली प्रार्थना। वह चाहती थी कि वह बच जाए। अब वह समझ गई थी कि उसने क्या किया है। वह एक हत्यारिन थी। सुबह हुई। डॉक्टर ने बुलाया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मस्तिष्क में रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया था। प्रतीक नहीं रहे। अंजलि चीख नहीं पाई। वह बस वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। एक खालीपन था। प्रतीक चला गया था। उसका पति, जिससे वह प्यार करती थी, वह उसकी वजह से मर गया था। पुलिस आई। एक्सीडेंट की जांच शुरू हुई। पुलिस ने सड़क का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि सड़क फिसलन भरी थी, खाई ढकी नहीं थी और रोशनी की कमी थी। उन्होंने प्रतीक की बाइक की जांच की। फ्रंट ब्रेक कमजोर पाए गए। यह सब एक दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने अंजलि से पूछताछ की। अंजलि ने रोते हुए सब कुछ बताया। कैसे प्रतीक मंदिर जा रहा था, कैसे उसने उसे नींबू पानी पिलाया, कैसे उसका फोन स्विच ऑफ मिला। उसने दवाई के बारे में नहीं बताया। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में लिखा था, मृत्यु का कारण सिर में आई गंभीर चोट। शरीर में शराब की मात्रा नहीं थी। कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मान लिया। अंजलि ने प्रतीक का अंतिम संस्कार किया। उसकी मां आई, रोती बिलखती रही। अंजलि ने उसे संभाला। सबने कहा, अंजलि बहुत मजबूत है। लेकिन अंजलि के अंदर डर बस गया था। रात में उसे प्रतीक के सपने आते। वह खाई में गिरता हुआ दिखता और अंजलि उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुंच पाता। एक हफ्ते बाद अंजलि ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रतीक की मौत की सूचना दी। उसने सभी दस्तावेज जमा किए। मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की दुर्घटना रिपोर्ट, पॉलिसी कॉपी, सब कुछ परफेक्ट था। इंश्योरेंस कंपनी ने जांच शुरू की। एक निजी जांचकर्ता आया। उसने अंजलि से पूछताछ की। अंजलि ने वही कहानी दोहराई। उसने अपने दुख को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। वह रोई, उसकी आवाज कांपी। उसने प्रतीक की यादों को याद किया। जांचकर्ता ने सड़क की जांच की, अस्पताल के रिकॉर्ड देखे, पुलिस से बात की। सब कुछ साफ था। 1 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम स्वीकार कर लिया। अंजलि के खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए। पैसे आते ही अंजलि ने एक नया फ्लैट खरीदा। 3 बेडरूम का, नीले रंग की दीवारें, बालकनी में गमले। वह फ्लैट था जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन जब वह पहली बार उस फ्लैट में घुसी तो उसे कोई खुशी नहीं हुई। फ्लैट खाली और ठंडा लगा। हर कोने में प्रतीक की याद थी। हर शांत क्षण में उसे उसकी आवाज सुनाई देती। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अब घर पर रहती। पैसे थे, लेकिन सुख नहीं था। वह दिन भर टीवी देखती या खिड़की से बाहर देखती रहती। रात में वह सो नहीं पाती थी। एक दिन मीता मिलने आई। तुम ठीक तो हो? तुम बहुत पतली हो गई हो, अंजलि ने कहा। मैं ठीक हूं। तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, एक काउंसलर से। नहीं, जरूरत नहीं है। मीता चली गई। अंजलि ने फ्लैट के बालकनी में जाकर देखा। नीचे सड़क पर लोग जा रहे थे, सामान्य जिंदगी जी रहे थे। उसने सोचा, काश वह भी सामान्य होती।
काश उसने यह सब न किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्रतीक मर चुका था और वह उसकी हत्या की सजा अब बेखी भुगत रही थी। अकेलेपन, अपराधबोध और एक ऐसी शांति जो कभी नहीं आने वाली थी। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बेच दिया था और अब उसे पता चला कि कीमत बहुत ज्यादा। प्रतीक की मौत के 6 महीने बीत चुके थे। अंजलि का नया फ्लैट पूरी तरह से सज चुका था। हर चीज डिजाइनर और महंगी थी, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन। लेकिन फ्लैट में जीवन नहीं था। वह एक संग्रहालय की तरह लगता था, जहां सब कुछ सही जगह पर रखा गया था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। अंजलि अब शायद ही कभी घर से निकलती। वह ऑनलाइन शॉपिंग करती, खाना मंगवाती और दिन भर टीवी या फोन पर समय बिताती। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी बस गई थी। वह 23 साल की थी, लेकिन उसकी आंखें 50 साल की औरत जैसी लगती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि ने डोर पील से देखा। 2 आदमी खड़े थे, एक युवा, दूसरा मध्यम आयु का। उन्होंने अपना परिचय दिया, सब इंस्पेक्टर वर्मा और कांस्टेबल राजेश, पुलिस। अंजलि का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजा खोला। क्या बात है? सब इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं प्रतीक शर्मा के मामले में। मामला तो बंद हो गया था, एक्सीडेंट था, अंजलि ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। हाँ, लेकिन हमें कुछ नई जानकारी मिली है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंजलि ने उन्हें अंदर आने दिया। वे लिविंग रूम में बैठे। सब इंस्पेक्टर ने कमरे को देखा। अच्छा फ्लैट है, हाल ही में खरीदा है? हाँ, अंजलि ने कहा, मेरे पति के इंश्योरेंस के पैसे से। 1 करोड़ रुपए, है ना? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ। आपके पति की मौत से पहले ही इंश्योरेंस लिया गया था। कितने दिन पहले? लगभग 4 महीने पहले। और मौत एक दुर्घटना में हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंजलि ने सिर हिलाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हमें एक गुमनाम शिकायत मिली है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि प्रतीक की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। अंजलि की सांस रुक सी गई। कौन कह रहा है? झूठ है। हमें पता नहीं, पत्र गुमनाम था, लेकिन इसमें कुछ बातें लिखी थीं, जैसे कि प्रतीक को उस दिन कुछ दवाई दी गई थी जो नींद लाती है, और सड़क की हालत पहले से खराब थी, यह जानते हुए भी कि वह वहां से गुजरेगा। अंजलि ने खुद को संभाला। यह सब बकवास है। मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं दिया, और सड़क की हालत के बारे में मुझे क्या पता? मैं तो घर में थी। हाँ, आप घर में थी, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन आपके पति की मौत के बाद आपने तुरंत इंश्योरेंस क्लेम कर दिया और पैसे आते ही आपने यह फ्लैट खरीद लिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा संदिग्ध लगता है? अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। मेरे पति की मौत हो गई, मैं अकेली हूं, मुझे पैसों की जरूरत थी। क्या यह गलत है? क्या एक विधवा को जिंदा नहीं रहना चाहिए? सब इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा, हमें पता है और हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन हमें जांच करनी पड़ेगी। क्या आप हमें अपने फोन और लैपटॉप दे सकती हैं? हमें कुछ जानकारी चाहिए। क्यों? मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है, अंजलि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं। अंजलि ने मना नहीं किया। उसने सोचा अगर वह मना करेगी तो और शक होगा। उसने अपना फोन और लैपटॉप दे दिए। पुलिस वाले चले गए। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। किसने शिकायत की? क्या मीता या सुरेश या कोई और जिसे उस पर शक था? उसने अपने फोन का बैकअप चेक किया। उसने सड़क की फोटो, इंश्योरेंस के बारे में सर्च हिस्ट्री, दवाइयों के बारे में जानकारी सब डिलीट कर दी थी। लेकिन क्या पुलिस रिकवर कर सकती थी? उसे पता नहीं था। अगले दिन पुलिस ने उसे फिर से बुलाया। इस बार थाने में एक कमरे में बैठाकर सब इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, हमने आपके फोन और लैपटॉप की जांच की है। और अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें कुछ डिलीट हुई फाइल्स मिली हैं, सड़क की फोटो, इंश्योरेंस क्लेम की कहानियां और एक दवाई के बारे में जानकारी जो नींद लाती है। मैंने पति की सुरक्षा के बारे में सोचा था, अंजलि ने जल्दी से कहा, इसीलिए सड़क की फोटो ली थी।
शिकायत करने के लिए इंश्योरेंस के बारे में रिसर्च की। दवाई मेरे लिए थी, मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन आपने शिकायत कभी नहीं की और दवाई आपके नाम पर नहीं, आपके पति के नाम पर प्रिस्क्राइब की गई थी। हमने मेडिकल स्टोर से पता किया। अंजलि चुप हो गई। उसने इसके लिए तैयारी नहीं की थी। सब इंस्पेक्टर ने आगे कहा, हमने उस दिन की आपकी लोकेशन हिस्ट्री भी चेक की। आप उस शाम घर पर थीं, यह सही है, लेकिन आपने उससे पहले 2 बार उस सड़क पर जाकर फोटो ली थी। 1 हफ्ते पहले और फिर 3 दिन पहले। क्यों? मैं सिर्फ देख रही थी। आपको पता था कि वह सड़क खतरनाक है, फिर भी आपने अपने पति को उस रास्ते जाने दिया। और उस दिन जब बारिश हो रही थी तो आपने उसे नींबू पानी पिलाया जिसमें नींद की दवाई थी। मैंने नहीं थी, अंजलि चिल्लाई। हमने आपके घर के कूड़े की जांच की। हमें एक छोटी सी खाली बोतल मिली है जिसमें दवाई के अंश हैं। हम उस पर आपके उंगलियों के निशान चेक कर रहे हैं। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भूल गई थी कि उसने वह बोतल फेंकी थी। उसने सोचा था कि वह कूड़े में मिल जाएगी, लेकिन पुलिस ने कूड़े की जांच की थी। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अंजलि, हमें सच्चाई चाहिए। अगर आपने यह सब किया है तो कबूल कर लो, यह आपके लिए बेहतर होगा। अंजलि ने सिर झुका लिया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह चिल्ला नहीं पाई, रो नहीं पाई, बस आंसू बहते रहे। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उसने सिर उठाया। हां, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने किया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सब इंस्पेक्टर ने कागज निकाले। बताओ सब कुछ शुरू से। अंजलि ने सब कुछ बता दिया, अपनी निराशा से शुरू करके इंश्योरेंस की योजना, दवाई, सड़क की फोटो, उस रात का पूरा घटनाक्रम। वह बिना रुके बोलती गई, मानो यह सब कहकर वह अपने अंदर का बोझ हल्का कर सकती हो। जब उसने खत्म किया तो सब इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? अंजलि ने सीधे उसकी आंखों में देखा। हर पल, हर सांस मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। मैं जिंदगी भर इसके लिए सजा भुगतूंगी। उसे हिरासत में ले लिया गया। हत्या और इंश्योरेंस धोखाधड़ी के आरोप लगे। मीडिया में खबर आई। सब हैरान थे। वह शांत पतिव्रता पत्नी एक हत्यारिन निकली। अदालत में मामला चला। अंजलि ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए वापस ले लिए। फ्लैट बिक गया। जेल में अंजलि ने बुनाई का काम सीखा। वह चुपचाप रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। रात में वह प्रतीक के सपने देखती। कभी कभी वह सपने में उसे माफ कर देता था, कभी कभी वह चुपचाप उसे देखता रहता था। एक दिन जेल में एक नई कैदी आई, एक युवती जिसने अपने पति को मारा था क्योंकि वह उस पर पैसे के लिए चिल्लाता था। उसने अंजलि से पूछा, तुमने क्यों किया? अंजलि ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, क्योंकि मैंने सोचा कि प्यार कम था और पैसे की कमी ज्यादा। मैंने गलत फैसला किया। प्यार ही सब कुछ होता है, बाकी सब कुछ बेकार है। युवती ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुम्हें माफ करेगा? अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल थे। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वह वहीं बैठी रही, अपनी बुनाई करते हुए। उसके हाथों में ऊन का एक नीला धागा था। नीला रंग प्रतीक का पसंदीदा रंग। उसने एक स्वेटर बुनना शुरू किया था जो प्रतीक के लिए था। हालांकि वह उसे कभी नहीं पहन पाएगा, लेकिन बुनना जारी रखा। यह उसकी प्रायश्चित थी, एक ऐसी प्रायश्चित जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसने उसे नरमी से प्यार किया था और फिर उसकी मौत को परफेक्ट बेच दिया था और अब कीमत चुका रही थी।